हेलो। तो लिखिएगा सूरदास रोड सूरसागर इन द पेट्रोनेज ऑफ जहांगीर। यानी कि हमें यह भी याद रखना होगा कि अब जहांगीर के कंटेम्प्ररी कौन है, सूरदास हैं, और इनकी द्वारा लिखी गई बुक सूरसागर। तो वो तो बड़ा इजी है, और हमें यह भी पता है कि सूरदास भक्ति मूवमेंट के एक बहुत ही मतलब क्या है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और ये किसके भक्त थे, तो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो ये बातें तो हमें बहुत ईजिली और अच्छे से मालूम है। लेकिन हाँ, ये क्या याद रखना है कि सूरदास किसके कंटेम्प्ररी में थे, तो जहांगीर के कंटेम्प्ररी में। ठीक। और एक चीज़ ये भी तो कंफर्म होती है कि अगर सूरदास सूरसागर यानी कि एक हिंदू देवता के ऊपर बुक लिख रहे हैं, यानी कि वो गाना गा रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, और उन्हीं भक्ति और उन्हीं गानों का जो पूरा संग्रह है वही सूरसागर है, तो इसका मतलब है कि जहांगीर क्या था, लिबरल था, सेकुलर टाइप का था। इसके टाइम पर भी रिलीजन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो, एक तरह से कट्टरता नहीं थी। हर रिलीजन के लिए क्या था, टॉलरेंस था। इल टॉलरेंस किसी भी रिलीजन को लेकर नहीं था। ये चीज़ यहाँ से प्रूफ होती है। तो अगर सेंटेंस में इस तरह की चीज़ें दी जाएंगी तो आपको क्या करना होगा, इन सब बातों से क्या हमें मिलता है कि हाँ, जहाँ जिस तरह से अकबर के टाइम पर बाकी धर्मों का सम्मान था, उस तरह से जहांगीर के टाइम पर भी टॉलरेंस था दूसरे धर्मों को लेकर। ठीक है ना। तो ये बात अगर आपको कहीं लिखी नहीं गई है, कहीं बताई नहीं गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं था। ये एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, ये सारी बातें क्या प्रूफ कर रही हैं कि नहीं, टॉलरेंस था, इल टॉलरेंस नहीं था, टॉलरेंस था। हर धर्म को वैल्यू दी गई, हर धर्म को सम्मान दिया गया। ठीक है ना। नहीं तो एक अंधा व्यक्ति क्या करता, किसी हिंदू देवी देवताओं के गाने कैसे गाता, इतने बड़े साम्राज्य के राजा के साथ, अगर वो राजा न चाहता तो। इसका मतलब है कि जहांगीर ने उनको रोक टोक नहीं दी किया, इसी वजह से वो सूरसागर को गाने में सक्सेस मिला। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा ब्रिटिश ब्रिटिश विजिटेड ब्रिटिश विजिटेड मछलीपट्टनम तो कहाँ पर आए थे ब्रिटिश, मछलीपट्टनम नामक पोर्ट पे। ठीक है। ड्यूरिंग जहांगीर रेन। ठीक। अब ब्रिटिशर्स आए थे तो ऐसा नहीं कि पूरी झुंड आ गई, लेकिन झुंड का क्या होगा, एक कैप्टन तो होगा, झुंड का, ग्रुप का, उस शिप का एक कैप्टन तो होगा। तो वो कैप्टन कौन था, जो जहांगीर के टाइम पर भारत आया, तो वो था, यहां लिखिएगा, कैप्टन हॉकिंस। कौन था, कैप्टन हॉकिंस। जो प्रेशर कुकर हमारे और आपके घरों में सबसे अधिक फेमस है ना, हॉकिंस प्रेशर कुकर, वो इसी के नाम पर है। क्या है, कैप्टन हॉकिंस। अगर ना भी हो तो नाम याद तो रहेगा ना, प्रेशर कुकर जहांगीर के टाइम पर आया था, तो कौन है, कैप्टन हॉकिंस। 1608 to 11, 3 साल तक उसके दरबार में रहा भी। कैप्टन हॉकिंस आया उसके दरबार में, 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा। लेकिन हॉकिंस क्या किया, एक तरह से देखा जाए तो जहांगीर के दरबार में आया था परमिशन लेने के लिए, कि परमिशन लेकर हम क्या करें, यहाँ पर गुजरात में सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करें। और आपको बताया हूं मैं कि इस वक्त फैक्ट्री का मतलब क्या था, गोडाउन, वेयर हाउस, कि सामान खरीद कर वहां इकट्ठा कर लो, वहां से जहाज पर लोड करके लेकर जाओ। फैक्ट्री का मतलब इस वक्त प्रोडक्शन से नहीं था। ठीक है ना। इस वक्त फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन नहीं था, वो क्या था, सामान को इकट्ठा करने की प्लेस, खरीदे हुए सामानों की।
तो कैप्टन हॉकिंस आता है, 3 साल तक रहता है इसके दरबार में, लेकिन इसको फरमान नहीं देता है जहांगीर। ठीक है ना। सेकंड व्यक्ति आया कौन, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो, कहीं पर टॉमस लिखा होगा, कहीं पर थॉमस लिखा होगा, आप क्या लिखोगे, थॉमस टॉमस कुछ भी हो सही है। ठीक है। कब आया ये, 1615 टू 19, ये भी 4 साल तक इंडिया में रहा जहांगीर के टाइम पर, और इसने हासिल कर लिया फरमान। तो लिखिएगा यहां पर अब ऐसे एरो देकर कि सर थॉमस रॉ गॉट द फरमान फॉर सेटिंग अप एन इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। तो जब हम आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया, मॉडर्न इंडिया में, तो वहाँ देखेंगे कि 1616 में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की लगती है सूरत में, किसके फरमान के द्वारा, तो वो जहांगीर के फरमान। तो फरमान का मतलब यहाँ कुछ और नहीं है, फरमान का मतलब है परमिशन, कि एक रिटन लेटर दे दिया गया, रिटन में एक लेटर दे दिया गया कि हम फरमान यानी कि हम आदेश देते हैं कि सर थॉमस रो को यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की जगह दी जाए। तो वहाँ का सूबेदार क्या करेगा, उनको वो जगह दे देगा और ये वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करेगा। ठीक। लेकिन अब यहाँ तक तो सबको याद है, तो यहाँ तक तो सही है कि फैक्ट्री का परमिशन। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ब्रिटिश सब कहाँ आए थे जहांगीर के टाइम पे, तो मछलीपट्टनम में। फिर पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले ब्रिटिश दरबार में मुगल दरबार में था ब्रिटिशर, उसका नाम सबको याद है, हॉकिंस। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने जहांगीर से फरमान लेने में सक्सेस हुआ, तो ये भी लोगों को नाम याद आता है, टॉमस या थॉमस रो। टॉमस या थॉमस रो दोनों चीजें हैं, या तो टॉमस मिलेगा कहीं पर लिखा हुआ या थॉमस मिलेगा, परेशानी हो ना, टॉमस थॉमस जो है लिखा हुआ मिले उसको टिक करना है। ठीक है, वहाँ स्पेलिंग चेक आपसे नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है वहां पर वो फंसा देता है। फंसा क्या देता है कि जब ये एज ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ऑफिसर के रूप में लोग आए थे, तो उस वक्त ब्रिटेन में कौन राजा था, यानी कि किस राजा के रेन में, किस राजा के एम्बेसडर बनकर ये भारत आए थे, किस राजा के एम्बेसडर बनकर ये भारत में आए थे। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लिखिए केम टू इंडिया। तो अगर सेंटेंस बनेगा तो बनेगा कि कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो केम टू इंडिया। सेंटेंस बना तो क्या बनाएंगे, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो केम टू इंडिया। ठीक। एज द एम्बेसडर्स ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, एज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। तो अब यहां से आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहला क्वेश्चन, अंग्रेज कहां पर आए थे जहांगीर के टाइम पर, तो मछलीपट्टनम में आए थे। कौन ऑफिसर आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था पहला। दूसरा कौन आया था, सर थॉमस या टॉमस रो आया था। सर थॉमस या टॉमस रो के साथ क्या कहानी है कि वो फरमान लेने में सक्सेस मिली उसको कि वो सूरत में फैक्ट्री सेटअप कर ले। और पांचवा क्वेश्चन जो बने, कौन उस वक्त इंग्लैंड का किंग था, तो उस वक्त इंग्लैंड का किंग था जेम्स फर्स्ट। तो इंडिया में किंग कौन है, जहांगीर, और इंग्लैंड में किंग कौन है, जेम्स फर्स्ट। तो ये इतनी बातें आपको यहां से
क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के, मैच द कॉलम के, या वन लाइनर के, किसी भी तरह क्वेश्चन आएंगे तो यहां से आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिएगा नूर जहां मदर, नूर जहां मदर अस्मत बेगम, नूर जहां मदर अस्मत बेगम इन्वेंटेड द मेथड ऑफ मेकिंग परफ्यूम। तो भारत में परफ्यूम बनाने का तरीका किसने खोजा? नूर जहां की मदर अस्मत बेगम ने। किसके टाइम पर? तो जहांगीर के रेन के टाइम पर। ठीक है, ये इतनी बातें हमें याद रखनी है जहांगीर के लिए। साथ में अब यहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन इसके टाइम पर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिखिए, और वो है द चेन ऑफ जस्टिस। क्या है? द चेन ऑफ जस्टिस। तो लिखिए जहांगीर इज फेमस, जहांगीर इज फेमस फॉर हिज golden chain of justice। क्या है? गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस। तो ये जो गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस कोई एक नहीं थी, एक सीरीज ऑफ बेल हुआ करती थी। कितनी? 60 घंटियों की एक सीरीज ऑफ बेल हुआ करती थी, घंटी टांगी जाती थी, और वो एक सीकड़ से बंधी हुई रहती थी, गोल्डन चेन से। वो किससे? गोल्डन चेन से बनी रहती थी। और जिस भी नागरिक को लगता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो जाकर उस रस्सी को खींचकर उन घंटियों को बजाता था। और वहां पर कोई पहरा नहीं होता था कि कोई सैनिक किसी को बजाने से रोक सके। वो क्या था? वो कई जगह से, कहीं से भी आप उस दरबार में कई जगह से उसको आप बजा सकते थे। वो पूरी तरह से सीरीज इस तरह की बनाई गई थी। तो वो आम नागरिक के लिए थी कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप इस गोल्डन चेन को खींचिए, इससे घंटी बजेगी, और घंटी बजने का वो किसको सुनाई देगी? वो जहांगीर के कान में पहुंचेगी उस घंटी की आवाज़, और उस घंटी की आवाज़ जहांगीर के कान में पहुंची, इसका मतलब है कि कोई न्याय के लिए पुकार कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या था? ये जहांगीर का लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ने का तरीका था। इससे जहांगीर अपनी प्रजा से डायरेक्ट जुड़ा था, और ये एक बहुत बड़ी बात है उस वक्त के लिए। आज से 500 साल पहले अगर कोई सुल्तान इस तरह की बात करता है कि वो प्रजा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जहांगीर की ये गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस बहुत फेमस है। ठीक है ना? चलिए, ये लिख लिया। तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस या चेन ऑफ जस्टिस किससे जुड़ा है? जहांगीर से जुड़ा है। किस लिए? तो जस्टिस के लिए। 60 बेल्स की एक सीरीज होती थी आगरा फोर्ट में, और वहाँ पर अगर वो हर कोई भी व्यक्ति जाकर उसको खींच सकता था, और न्याय की पुकार, यानी कि तब उस केस को डायरेक्ट जहांगीर खुद सुनता था। वो व्यक्ति डायरेक्ट, यानी कि जहांगीर से, जो आज जनता दरबार कहते हैं ना, वो उस वक्त का जनता दरबार था। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें याद हो गई।
अब थोड़ा सा इसका आर्ट और कल्चर में योगदान देख लेते हैं, ठीक है ना। खैर उसको तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके टाइम पर क्या क्या कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन हम लोग डिटेल से आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। यहाँ फैक्ट जान लीजिए, लिखिएगा, लिखिए, रोट द हाँ देखिए, रोट द तुजुक ए जहांगीरी, रोट द तुजुक ए जहांगीरी। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या लिखा? तुजुक ए जहांगीरी। किसमें? इन पर्सिया, इन पर्सियन। क्या लिखा? इन पर्सियन में, ठीक है। लेकिन एक बात थोड़ी सी याद रख लीजिए कि बहुत रेयर चांस है, लेकिन कभी पूछ दिया गया तो यहां लिखिएगा, ही डिस्क्राइब्ड हिज ड्रिंकिंग हैबिट। जो मदिरा पान करने की हैबिट थी इसकी, वो उसका बहुत अच्छा इसमें उल्लेख किया गया है। कहिए कि उसी को स्पेशली लिखा ही गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, ही आल्सो patronized valuable dictionary, he also patronized valuable dictionary